तो दोस्तों और मेरे प्यारे भारतवासियों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 के बायोलॉजी का चैप्टर 2 जिसका नाम श्वसन एयर रेस्पिरेशन है। यह इस चैप्टर का पार्ट 3 वीडियो है, जिस वीडियो में हम समझेंगे कि विभिन्न तरह के जो जीव होते हैं ना, उन जीवों में श्वसन करने के कौन कौन से तरीके होते हैं, श्वसन में कौन कौन से अंग योगदान में आते हैं उनके लिए, वो सब समझेंगे। और फाइनली लास्ट में हम समझेंगे कि मानव के अंदर श्वसन के कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आज की इस वीडियो में मच्छर के बारे में। मच्छर नहीं होता, मच्छरनी होती है। इसकी पूरी कहानी आपको इसमें बताएंगे। पैरामीशियम, अमीबा, पेड़ पौधा और ये मछली जल की रानी है, रात को पका के खानी है। ठीक है, इस सबके श्वसन तंत्र या श्वसन अंग कैसे ये सांस लेते हैं, सबके बारे में समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझते हैं पौधों के बारे में। दोस्तों, पौधों की अगर बात करें तो पौधों में 3 जगहों से श्वसन की क्रिया होती है। कितने जगहों से? 3 जगह से। सबसे पहला होता है पतईन, पत्ती यानी लीफ। देखो, पत्ती के अंदर ना छोटे छोटे स्टोमेटा होते हैं। क्या होते हैं? स्टोमेटा। अब इस स्टोमेटा के अंदर ना छोटे छोटे द्वार कोशिकाएं होती है। क्या होती है? द्वार कोशिकाएं, जो गैसों का आदान प्रदान कराती है। मतलब अगर प्रकाश संश्लेषण जब कंप्लीट होता है ना, तो प्रकाश संश्लेषण कंप्लीट होने के बाद जब O2 यानी ऑक्सीजन बनता है ना पेड़ पौधों की पत्तियों में, तो पत्तियों में से ऑक्सीजन का निकलना जरूरी होता है, क्योंकि पेड़ पौधों के पास ऑक्सीजन का पूरा भंडार होता है। समझ रहे हैं? और भंडार और बाहर वायुमंडल में ऑक्सीजन का काफ़ी मात्रा कम होता है, जिस वजह से पत्ती से ऑक्सीजन निकलता है। तो पत्ती का किस भाग से निकलता है? तो ये स्टोमाटा से निकलता है। उस समय द्वार कोशिका गेट खोलती है और ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। परंतु जब प्रकाश संश्लेषण करने के लिए पेड़ पौधे बाहर से वायुमंडल से CO2 ग्रहण करते हैं ना, तो वह CO2 इसी रंध्र या स्टोमाटा द्वारा अंदर प्रवेश करता है। तो हम कह सकते हैं कि पेड़ पौधों में पत्तियों के अंदर उपस्थित रंध्र से गैसों का एक्सचेंज होता है। CO2 बाहर से अंदर की ओर ले जाता है और O2 अंदर से बाहर की ओर छोड़ता है। ये पहला कंडीशन था। दूसरा तना होता है। तना यानी जो उसका स्टेम होता है ना, पत्ती, ये स्टेम के ऊपर भी छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो उस छिद्र को हम लोग वात रंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वात रंध्र। रंध्र पत्ती में था और वात रंध्र किस में होता है? तो इस तना में होता है। इसके तना में होते हैं। ठीक है, तो इसके द्वारा भी क्या होता है? गैसों का एक्सचेंज होता है। इसके अलावा जड़ यानी जड़ के अंदर छोटे छोटे मूल होते हैं, जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा है। ये इसके अंदर जो छोटे छोटे मूल है ना, जिसको हम लोग सोर कहते हैं, इस सोर के माध्यम से भी गैस का एक्सचेंज होता है। क्योंकि दोस्तों अगर बात करें मूल की, तो मूल जो होता है ये मिट्टी के अंदर दबा होता है। कहाँ दबा होता है? मिट्टी के अंदर दबा होता है। तो मिट्टी के अंदर भी तो गैस है ना जी, CO2, O2, ऑक्सीजन वगैरह सब है, तो वहाँ भी गैसों का एक्सचेंज होता है। मतलब हम पूरे कंप्लीटली बोल सकते हैं कि पेड़ पौधे में ऑक्सीजन का आदान प्रदान या एक्सचेंज 3 जगहों से हो सकता है, जो कि आपको हमने बता दिया। ठीक है, लेकिन ये तीनों काम ना विसरण विधि द्वारा होगा। किस द्वारा? देखिए, यहाँ पे हमने लिखा है कि पौधों में विसरण द्वारा श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है। दोस्तों, विसरण क्या होता है? विसरण का मतलब होता है कि जब गैसों का परिवहन उच्च माध्यम से या उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है, तो इसको विसरण बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने कभी इत्र लगाया होगा, और जब इत्र लगाते हैं तो इत्र का पूरा भंडार हमारे पास होता है और अन्य जगह पर उसका मात्रा कम होता है या नहीं होता है, जिस वजह से इधर का इत्र उधर बह की ओर जाता है। समझ रहे हैं? तो इस तरह से इनमें गैसों का आदान प्रदान विसरण विधि द्वारा इसमें होता है। किनमें? इन पौधों में। और सेम यही कंडीशन अमीबा और पैरामीशियम के अंदर भी होता है। जैसे ये अमीबा है, अमीबा के स्ट्रक्चर आप जानते होंगे कि इसकी आकृति फिक्स नहीं होती है, अनिश्चित होता है, क्योंकि इसके बाहर में कोशिका भित्ति नहीं होता है। अब देखिए, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से ना, तो ये कोशिका भित्ति नहीं, कोशिका झिल्ली होता है। कोशिका भित्ति नहीं होता है, तो कोशिका झिल्ली के द्वारा विसरण विधि द्वारा अमीबा ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और CO2 को उसी झिल्ली द्वारा क्या करता है? बाहर निकाल देता है। मतलब अमीबा के अंदर गैसों का एक्सचेंज करने का जो माध्यम है वो कौन है? कोशिका झिल्ली है, जो विसरण विधि द्वारा CO2 को छोड़ता है और O2 को ग्रहण करता है। समझ रहे हैं? उसी तरह पैरामीशियम के अंदर भी है। कोशिका झिल्ली के द्वारा ये ऑक्सीजन को अंदर क्यों खींचता है और उसी कोशिका झिल्ली के द्वारा CO2 को बाहर की ओर क्या करता है? रिलीज कर देता है। तो ये 2 कंसेप्ट थे जिनमें विसरण विधि द्वारा क्या होता है? तो श्वसन की क्रिया होती है। ठीक है, हमने यहाँ पे भी लिखा भी है कि अमीबा में कोशिका झिल्ली द्वारा विसरण द्वारा, ठीक है, कोशिका झिल्ली द्वारा और विसरण विधि द्वारा गैसों का क्या होता है? विनिमय होता है, एक्सचेंज होता है। ये सिंपल साधारण था, आप याद रख सकते हैं। तो आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि पौधों में गैसों का एक्सचेंज करने के कितने माध्यम हो सकते हैं या कितने भाग हो सकते हैं? तो 3। जबकि पैरामीशियम और अमीबा के अंदर गैसों का एक्सचेंज करने का माध्यम केवल एक होता है, जिसका नाम कोशिका झिल्ली है, और वो तीनों में किसके द्वारा होता है? तो विसरण विधि द्वारा होता है। अब उसके बाद बात करते हैं कीट महाराजी, मच्छर को। ठीक है, देखिए, हम जानते हैं कि कीट जितने होते हैं ना, चाहे वो मच्छर हो, चींटा हो, चींटी, ठीक है, या मक्खी हो या कोई और मधुमक्खी हो, ठीक है, इनके शरीर में ना
आरबीसी नहीं होता है। क्या नहीं होता है? आरबीसी नहीं होता है, यानी रेड ब्लड सेल नहीं होता है। अब रेड ब्लड सेल कहने का मतलब है कि खून लाल है, यानी लाल रक्त कणिका बोलते हैं उसको। तो हमारा खून तो लाल है, परंतु अभी जितना हमने कीटों का नाम लिया था ना, मक्खी, मच्छर या मच्छरडी, ठीक है, इन सब का खून लाल नहीं होता है, समझ रहे हैं? क्योंकि इनके अंदर आरबीसी उपस्थित नहीं होता है और हमारे शरीर के अंदर है। अगर हमारे शरीर के अंदर आरबीसी है तो इसका मतलब यह हुआ कि आरबीसी के अंदर एक संरचना होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। क्या नाम है? एचबी, यानी हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन ही वह कारक है जो ऑक्सीजन को पकड़ के शरीर के अंदर भेज देता है। जबकि सोचिए इन कीटों के अंदर अगर हीमोग्लोबिन नहीं है, इसका मतलब कि आरबीसी नहीं है, तो सोचिए अगर ये सांस लेंगे तो क्या उनके शरीर में जो ऑक्सीजन पहुंच रहा है वह ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन पकड़ेगा? नहीं, क्योंकि है ही नहीं। ऑक्सीजन इनके रक्त में आरबीसी है ही नहीं, तो आरबीसी नहीं होगा तो ये हीमोग्लोबिन भी नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है कि इनके शरीर में हीमोग्लोबिन नहीं होगा ना, तो इसका मतलब कि जब ये श्वसन लेंगे ना, तो सांस लेने की स्थिति में इनके शरीर में ऑक्सीजन का स्थानांतरण हीमोग्लोबिन द्वारा नहीं होगा। तब कैसे होगा? तो इस स्थिति में इनके अंदर एक संरचना होता है जिसका नाम है ट्रैकिया। क्या है? ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया इनके मुख से लेकर, मतलब जहाँ से सांस लेते हैं ना, वहाँ से लेकर इनके पूरे पिछाड़े तक क्या होते हैं? लगे होते हैं, पीछे होते हैं पूरा लंबाई के तौर पे। और ये पूरा ट्रैकिया जो होता है ना, ये बीच वाला, जैसे कि आपको दिख रहा है ये मच्छरनी के अंदर, चाहे मच्छर के अंदर, ये पूरा ट्रैकिया इसके पूरे शरीर के अंत तक फैला होता है, समझ रहे हैं? अब ये टोटल ऊतकों के संपर्क में होता है, जिस कारण अगर ये सांस लेता है तो पूरे ऊतक तक पहुँच जाता है, ठीक है। जबकि हमारे अंदर ट्रैकिया केवल इतना भाग है, फेफड़ा से ऊपर इतना ज़्यादा ट्रैकिया, ये तो यही ना है, ये श्वास नली है, ये ट्रैकिया है, इतना पूरा शरीर के अंदर ये कनेक्ट नहीं है। तो सोचिए अगर ऑक्सीजन को हाथ की कोशिकाओं पर लेके जाना हो तो किस तरह से जाएगा? तो वैसी परिस्थिति में ब्लड के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन को पकड़ लेता है और पूरे शरीर के अंदर क्या करता है? भेज देता है, क्योंकि ब्लड हमारे शरीर के हर एक भाग में जा पहुँचता है। लेकिन इनके अंदर ट्रैकिया लंबा होता है, जो पूरे शरीर के अंदर क्या होता है? फैला होता है, शाखित होता है, ठीक है। जिस वजह से कीटों के अंदर ना ऑक्सीजन इन ट्रैकिया के द्वारा जाता है, ना कि हीमोग्लोबिन के द्वारा। तो आपसे कभी कभी 2 नंबर में प्रश्न पूछेगा, तो में ऑक्सीजन को पहुंचाने की क्षमता क्यों नहीं होती है, या ऑक्सीजन को विभिन्न माध्यमों में या विभिन्न भागों में पहुंचाने की क्षमता क्यों नहीं होती है? तो वहाँ पे आप ये बोल सकते हैं कि कीटों में हीमोग्लोबिन का अभाव होता है। क्या होता है? अभाव, यानी कमी होता है, नहीं होता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन नहीं होने के कारण इनके शरीर में ऑक्सीजन के बांधने की क्षमता खत्म हो जाती है, जिस वजह से हीमोग्लोबिन के माध्यम से ऑक्सीजन का संचरण इनके शरीर में नहीं होता है। तो ये उसका रीजन था, ठीक है। अब ये मच्छरनी का स्ट्रक्चर है जो पूरे शरीर में ट्रैकिया भरा होता है और हमारे यहाँ इतना तक होता है, ठीक है। आई होप आप समझ पाए होंगे। उसके बाद बात करते हैं मछली जल की रानी है कि मछली आप देखते होंगे कि पानी के अंदर भी वो जिंदा रहती है, जबकि हम लोग जब पानी के अंदर जाते हैं तो सांसें फूलने लगता है, या कोई अन्य जीव जाता है तो आई दिन भर मछली पानी में रहती है। तो आखिर ये ऑक्सीजन को ग्रहण कैसे करती है? ग्रहण कैसे करती होगी? ये जिंदा कैसे रहती है पानी के अंदर? अगर हम लोग जाएंगे तो सांस लेते लेते मर जाएंगे उसमें, जबकि दिन भर उसी में पाकुर पाकुर करते करते दिन भर जिंदा रह पाती है। लेकिन कैसे? तो गौर से सुनिएगा दोस्तों। हम जानते हैं कि जल जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? H2O होता है, ठीक है। क्या होता है? H2O। जल के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा होती है, ये सबको पता है, ठीक है। जल के अंदर घुलित ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन के साथ घुलित ऑक्सीजन होता है। अब ध्यान से सुनिएगा, इसका मेन भाग जानते हैं ऑक्सीजन प्रदान करने का या ऑक्सीजन पहुंचाने का, जो शरीर के अंदर ऑक्सीजन पहुंचाने का मेन भाग है इसका गिल्स, यानी गलफड़ा। गलफड़ा को जब आप उठाइएगा ना, तो उसके गलफड़ा के अंदर, जैसे कि आपको बोर्ड पर दिख रहा है, इस गलफड़े के अंदर ना छोटी छोटी गिल्स पट्टिकाएं होती है, दोनों साइड होता है, यानी गर्दन के जस्ट पास में, यहाँ के पीछे, यहाँ पे, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे, तो इस साइड में ना गिल्स पट्टिकाएं होती है। क्या होती है? गिल्स पट्टिकाएं बहुत सारे लेयर में होती है, ठीक है। गिल्स पट्टिका होता है और गिल्स पट्टिका लगभग लाल होता है। और कोई चीज़ अगर शरीर में हमारा लाल है, इसका मतलब कि उस पर ब्लड की मात्रा है। किसकी मात्रा है? ब्लड की मात्रा है। और ब्लड के अंदर क्या होता है? HB होता है, यानी हीमोग्लोबिन होता है। और हमने आपसे पहले कहा कि ऑक्सीजन को पकड़ने का मेन उसका ठेका किसका है? तो हीमोग्लोबिन का। यही रक्त के अंदर ऑक्सीजन को पकड़ सकता है और कोई नहीं पकड़ सकता है। तो ये तो इसके
गिल्स पट्टिका पर पाया जा रहा है, ठीक है। और जल के अंदर घुलित ऑक्सीजन हिले है। तो जब मछली अपने गलफड़े को खोलती है ना तो उसके अंदर पानी चला जाता है। मतलब जब ये मछली अपने गलफड़े को खोलेगी तो इसके अंदर पानी चला जाएगा। पानी जब गिल्स पट्टिका के संपर्क में आता है ना, गिल्स पट्टिका के संपर्क में, तो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन है ना, उस ऑक्सीजन को ये हीमोग्लोबिन पकड़ लेता है। अब पकड़ने के बाद शरीर के अंदर भेज देता है। और शरीर में ब्लड हिले है तो कंटिन्यू यही काम होते रहता है। जब मछली अपना गिल्स खोलेगी, पानी जाएगा, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को जल में से पकड़ लेगा, अंदर भेजेगा, यही बार बार होते रहेगा। तो इस तरह से मछली क्या रहती है, जिंदा रह पाती है। समझ रहे हैं? इसका मतलब कि अगर जल के अंदर से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स खत्म होना शुरू हो गए तो जाहिर सी बात है कि मछली जल की रानी जो है ना, ये स्वर्ग सिद्धांत हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से मछली अपने गिल्स के थ्रू क्या करती है, ऑक्सीजन को पहुंचा पाती है, जबकि हमारे अंदर ऐसा सिस्टम है नहीं। अब पानी के अंदर से अगर ऑक्सीजन निकालने की क्षमता हमारी होती ना तो हम निकाल पाते, परंतु देखिए, परंतु हम तो ऑक्सीजन ऐसे ले रहे हैं यहाँ पे तो ऐसे जा रहे हैं, लेकिन पानी के अंदर सांस लेंगे तो सीधे पानी अंदर चला जाएगा, उस फेफड़ा में जाम हो जाएगा। और ऐसे कंडीशन में ब्रोंकाइटिस या फेफड़ा में पानी भर जाने के कारण कोई और रोग उत्पन्न हो जाएगा। तो आई होप आज के इस सेशन को आप समझ पाए होंगे कि जीवों में किस तरह से श्वसन हो रहा है, कैसे वो सांस लेने की क्रिया कर रहे हैं, ठीक है। तो इस सेशन को यहीं पे एंड करेंगे, लेकिन कल अपने ऊपर श्वसन के किस तरह से क्रियाकलाप होते हैं, श्वसन में कैसे हमारे फेफड़ा भाग लेते हैं, कैसे ट्रैकिया वगैरह सब भाग लेते हैं, उसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।